हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग 5 एमसीक्यू को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा क्रियाशीलता अनुपात है वह संबंध स्थापित करता है, यानी जो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है। देखिए, क्रियाशीलता अनुपात को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। ठीक है। तो यह किस चीज़ में संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए में है कि लाभ व संपत्तियों में, ऑप्शन बी में है कि विनियोजित पूंजी एवं लाभ में जो क्रियाशीलता अनुपात है वह संबंध स्थापित करता है, या फिर ऑप्शन सी में है कि बिक्री या जो विभिन्न संपत्तियां है उसमें करता है। ठीक है, ऑप्शन सी को एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, बिक्री एवं विभिन्न संपत्तियां, ठीक है, यानी सेल और जितने भी एसेट्स हैं इनमें संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन डी में है कि यह समता पूंजी यानी कि इक्विटी कैपिटल और ऋण पूंजी में, यानी कि जो हमारा डेट कैपिटल होता है इसमें यह संबंध को स्थापित करता है। तो यह 4 ऑप्शन है और आप लोगों को इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, जो हमारा एक्टिविटी रेशियो होता है, इसमें एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत हमारे बहुत सारे रेशियो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटर, ठीक है, डेटर का रेशियो आ जाएगा, उसके बाद क्रेडिटर का रेशियो आ जाएगा, बिल्स पेएबल का रेशियो हो जाएगा। तो ये सारे रेशियो हमारे एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह हो जाएगा इसका आंसर, कि जो हमारा क्रियाशीलता अनुपात है वह सेल, ठीक है, वह किस चीज़ में संबंध को दिखाता है? तो वह सेल और जो हमारा एसेट्स होता है, ठीक है, इसमें संबंध को दिखाता है। यानी एक्टिविटी रेशियो में वैसे सारे रेशियो शामिल हो जाते हैं जो सेल से या फिर एसेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत बहुत सारे रेशियो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि डेटर का रेशियो हो गया, बिल्स पेएबल का हो गया, फिर क्रेडिटर का रेशियो हो गया। ये सारे रेशियो एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर दूसरा है। यहाँ बोला जा रहा है कि बेचे गए माल की लागत, यहाँ यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ बोला जा रहा है कि बेचे गए माल की लागत एक निर्माणी संस्था ज्ञात करती है, यानी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को किस तरह से निकालते हैं। तो अब चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि या जो ऑप्शन ए है वह है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है इससे, और जो परचेज होता है इसके द्वारा, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है इसके, इन तीनों को ऐड करने पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। उसके बाद ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि मूल लागत, ठीक है, यानी जो हमारा प्राइम कॉस्ट होता है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस निर्माणी व्यय यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है वह, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। या फिर ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि जो हमारा मूल लागत होता है, ठीक है, जो हमारा प्राइम कॉस्ट होता है उसमें हम जो निर्माणी व्यय को यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को जोड़ देते हैं, और फिर हम उसमें क्या करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, और उसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। या फिर ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक और प्लस क्लोजिंग स्टॉक कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाता है। तो यह 4 ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में से आप लोग को एक ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी मूल लागत होते हैं यानी जो भी प्राइम कॉस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट में आपको पता होगा कि जो भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वह प्राइम कॉस्ट में शामिल होते हैं, जैसे डायरेक्ट वेजेज हो गए, ठीक है, तो ये सारे हमारे प्राइम कॉस्ट में शामिल होते हैं। प्लस जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ठीक है, इसको शामिल करते हैं। उसके बाद जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, यानी जो भी ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है, और इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, और इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग निर्माणी उप परिव्यय को शामिल करते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक को शामिल करते हैं और उसमें से हम लोग सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देख लिया है। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो व्यापारिक संस्था के लिए बेचे गए माल की लागत का क्या फॉर्मूला है, यानी कि जो हमारा व्यापारिक संस्था होता है उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए अभी मैंने जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी पे आधारित यह भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में चेंजिंग है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि प्रारंभिक स्टॉक प्लस कर रहे हैं, यानी जो परचेज होता है वो, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को जोड़कर और इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, या फिर ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम स्टॉक, या फिर ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्टॉक आप लोग समझ गए होंगे कि ओपनिंग स्टॉक को बोला जा रहा है और अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को कहा जाता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का औसत, या फिर ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि हम लोग सेल में से प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय यानी परचेज और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसमें हम लोग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, उसके बाद क्रय को ऐड करेंगे, परचेज को ऐड करेंगे। ठीक है, क्रय को ही हम लोग परचेज कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष व्यय को, यानी जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको हम लोग ऐड करेंगे, और फिर हम लोग इन तीनों को ऐड करने के बाद जब हम लोग उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है कि यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा देनदार आवर्त अनुपात होता है, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटर टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटर टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, टर्न ओवर रेशियो। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये डेटर टर्न ओवर रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नेट क्रेडिट सेल होता है, यानी जो हमारा टोटल सेल हो जाता है, जो नेट क्रेडिट सेल होगा उसमें हम लोग भाग देते हैं किससे, एवरेज रिसीवेबल से। ठीक है, तो हम लोग का क्या निकल जाता है, देनदार आवर्त अनुपात निकल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो होता है, ठीक है, उसमें बिक्री का क्या मतलब होता है। ठीक है, यानी जो अभी हम लोगों ने डेटर टर्नओवर रेशियो का देखा कि डेटर टर्नओवर रेशियो किस तरह से हम लोग निकालते हैं, नेट क्रेडिट सेल बटे एवरेज रिसीवेबल। ठीक है, तो इसमें बिक्री जो है या नेट क्रेडिट सेल का क्या मतलब होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा डेट टर्नओवर रेशियो होता है उसमें बिक्री का मतलब होता है नकद बिक्री प्लस उधार बिक्री। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि नकद बिक्री, या फिर उधार बिक्री माइनस वापसी, या फिर कुल बिक्री माइनस नकद बिक्री माइनस वापसी, या फिर उधार बिक्री, उधार जो बिक्री होती है, ठीक है, यानी क्रेडिट जो सेल होता है वह, और प्लस वापसी, यह होगा। तो यह 4 ऑप्शन हैं, आप लोग को एक ऑप्शन इसमें से चुनना है। तो देखिए इसमें जो हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो होता है उसमें बिक्री का मतलब होता है कुल बिक्री। ठीक है, कुल बिक्री में से जब हम लोग नगद बिक्री और वापसी को, यानी कि जितना भी उसमें कैश में, कुल बिक्री में से जितना भी उसमें कैश में सेल हुआ है और जितना भी रिटर्न हुआ है, इनको हम घटा देते हैं, तो यही क्या हो जाता है, हमारा नेट क्रेडिट सेल हो जाता है। ठीक है, यानी कि सेल में से, अब देखिए यहाँ सेल का क्या मतलब होता है डेटर टर्नओवर रेशियो में से, तो टोटल सेल में से, ठीक है, टोटल सेल में से जब हम लोग माइनस कर देते हैं किस चीज़ को, कैश सेल को, ठीक है, कैश सेल को और रिटर्न को, ठीक है, प्लस रिटर्न को जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है,
जो देनदार आवर्त अनुपात में बिक्री का जो भी मीनिंग होता है वह निकल जाता है। ठीक है, तो नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए हम लोग टोटल सेल में से जो भी कैश सेल है और जो भी हमारा रिटर्न हुआ है उसको माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो डेटर टर्नओवर रेशियो है उसमें बिक्री का मतलब होता है कि कुल बिक्री में से हम लोग कैश सेल को और फिर रिटर्न को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। और अगर आपको इससे जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन पे अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के लिए आप लोगों के लिए MCQ लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।